उनकी मायूसी का ये आलम है कि वो मौत को गले लगा रहे हैं और पाकिस्तान से जा रहे हैं। आप इस चीज़ को किस तरह देखते हैं? कौन सी कंट्रीज में सबसे ज्यादा जो है वो जी। पोर्नोग्राफी देखी जाती है? तो पाकिस्तान का तीसरे चौथे नंबर जी पर कि आप अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन दें, उनमें ये अवेयरनेस डालें, उनको इस बात की तालीम दें। और अब हमने म्यूचुअली दोनों ने एफर्ट पुट करनी है एक दूसरे को खुश रखने के लिए। वेस्टर्न कल्चर को हम फॉलो करना चाहते हैं। हमने आज तक कभी ये नहीं देखा, कभी बच्चे से ये नहीं पूछा कि उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ किधर है। वेलकम टू बुखारी पॉडकास्ट। तंदुरुस्ती हजार नेमत है और जिस तरह जिस्मानी सेहत ज़रूरी है, इसी तरह नफ्सियाती सेहत भी बहुत ज़रूरी है। और नफ्सियाती सेहत और नफ्सियात को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुबशरा तैयबा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज हम उनसे नफ्सियात के हवाले से बेशुमार बातें करेंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। वेलकम टू बुखारी पॉडकास्ट। थैंक यू बुखारी साहब फॉर हैविंग मी। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आजकल आप बड़े वायरल जा रहे हैं, स्टार वाइब्स आ रही होंगी, बड़ी आपकी रील्स चल रही हैं, तो ये क्या सीन है? शुरू से ही बिल्कुल बिगनिंग से ही वायरल हो गए या काफ़ी मेहनत करना पड़ी आपको? अच्छा बुखारी साहब, अगर मैं अपनी ज़िंदगी की बात करूँ ना, तो पिछले कुछ सालों में से और जो मेरी उससे पहले वाली ज़िंदगी है जी, उसमें बहुत फ़र्क है। क्योंकि मैं शुरू में एक ऐसी लड़की थी कि जिसका फेसबुक अकाउंट भी नहीं था। तो मैंने कोई 1.5-2 साल पहले अपने अकाउंट्स बनाए, तो उसके बाद जितनी जल्दी से मैं वायरल हुई हूँ ना, मुझे ये लगता है कि मेरे ऊपर अल्लाह ताला का करम और फजल ज़्यादा है। नो डाउट एक इंसान की भी मेहनत होती है और बड़ी और फैक्टर्स होते हैं, लेकिन अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मुझे लगता है कि अल्लाह ताला की मेहरबानी और उसकी रहमत और उसका करम और उसका जो खास फजल मेरे ऊपर है ना, वो मुझे इसका जो है ना वो सारा क्रेडिट लगता है। तो इसमें जैसे आपका कह रही है कि खास अल्लाह ताला का करम, यकीनन ये अल्लाह ताला का करम ही होता है कि इंसान कामयाब होता है। इसके अलावा किसी इंसान की भी आपके साथ अटैचमेंट या किसी की मेहनत थी जिसकी वजह से आप इस मुकाम पे पहुंच गई? जैसे हम कहते हैं ना कि एक कामयाब मर्द के पीछे जो है वो एक औरत का हाथ होता है, इसी तरीके से एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल लड़की के पीछे एक मजबूत और बाकिरदार बाप का हाथ होता है, भाइयों का हाथ होता है। और इसी पर मुझे एक शेर याद आ रहा है, मैं अपने भाइयों को जिंदगी के गुर सिखाती थी। मैं अपने भाइयों को जिंदगी के गुर सिखाती थी। मेरे अब्बू कहा करते हैं मैं सरदार औरत हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी की जितनी भी कामयाबी है, इसके पीछे मेरे अब्बा जान और मेरे भाइयों का बहुत बड़ा हाथ है, उनकी सपोर्ट है। पाकिस्तान में रहकर इस कॉन्फिडेंस के साथ आज के दौर में बात करना, और फिर नौजवानों, जो आज के नौजवान हैं, वो मायूसी और फ्रस्ट्रेशन का शिकार। आज के नौजवानों में देखते हैं कि रोज़ ऐसे वाक़यात हो जाते हैं कि बच्चे जो हैं, नौजवान, वो बाहर जा रहे हैं और कश्ती उलट जाती है, उसमें लोग मारे जाते हैं। अभी बिल्कुल रिसेंटली फिर 44 लोग जो हैं वो उसी हादसे का शिकार हो गए हैं, लेकिन फिर भी उनकी मायूसी का ये आलम है कि वो मौत को गले लगा रहे हैं और पाकिस्तान से जा रहे हैं। आप इस चीज़ को किस तरह देखती हैं? अच्छा, आजकल ना हमारी जो यूथ है ना, उसमें मायूसी की लहर जो है ना वो बहुत ज़्यादा हम देखने को मिलती है। हमारे जो नौजवान हैं वो बहुत नाउमीद हैं, बहुत मायूस हैं। वो इस सोसाइटी से मायूस हैं, वो इस सिस्टम से मायूस हैं, वो अपने घर वालों से मायूस हैं और सबसे ज़्यादा वो खुद से नाउमीद है। हम ये देखते हैं कि आजकल अगर आपने शादी करनी है तो लड़की वाले सबसे पहले देखते हैं कि एक लड़का फाइनेंशियली कितना स्टेबल है, एक लड़का जो है उसके पास पैसे कितने ज्यादा हैं। और अगर एक बीवी को अगर आपने खुश रखना है तो आप ये देखते हैं कि शौहर के ऊपर हमेशा एक प्रेशर होता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। और सोशल मीडिया का जितना एक्सपोजर आ चुका है, बीवी की जो बहुत ज्यादा डिमांड्स हैं, फिर उसके बाद बच्चों की जो बहुत ज्यादा डिजायर्स हैं, और उसके बाद हमारे यहाँ ये जो सोशल मीडिया के ऊपर दिखाया जाता है कि एक बिल्कुल चार्मिंग और ग्लोरियस बिल्कुल लाइफ है कि जहाँ पर हर चीज़ ठीक चल रही है, नई नई घर, नई नई गाड़ियाँ। तो आप अपनी लाइफ को, अपनी वो जो एक ऑलरेडी जो आपकी सेट लाइफ है, उससे बेहतर बनाने के लिए, उस एक रेस में आने के लिए आप इलीगल रास्ते इख्तियार करते हैं। आप वो हर काम करते हैं कि जिसके थ्रू आपको जो है वो पैसा मिले। अब जितने भी लोग, ये जो 44 हैं, अब ये जो 44 लोग हैं, ये जो नौजवान हैं,
वो खुद तो डूब गए, लेकिन आप पीछे देखिए कि 44 घर डूबे हैं। उनके जो बच्चे हैं, उनकी जो बीवी है, उनकी जो सब कुछ है, उनमें से कुछ बीवियों का भी बड़ा प्रेशर होगा, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। और एक मर्द की हमेशा कोशिश होती है कि वो अपने घर को खुशहाल रखने के लिए, पुरसुकून रखने के लिए अपने बच्चों की, अपनी बीवी की, हर तरह की ख्वाहिशात को पूरा करे। तो हम में से जितने लोग इलीगल डंकी मार के ये जो बाहर की कंट्रीज में जाते हैं, तो उनमें मोस्टली क्या है, हमारा पीयर प्रेशर भी समटाइम्स बहुत ज्यादा होता है। पेरेंट्स की तरफ से बहुत प्रेशर होता है, बहनों की शादियां करनी है, बहनें घर बैठी हुई हैं, जहेज के मसले हैं, तुम सबसे बड़े हो, या फिर आपके सर पर बाप का साया नहीं होता। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं कि जहां पर लोग मजबूर होकर इलीगल तरीके से जो है वो बाहर जाने की कोशिश करते हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए। अच्छा, ज़्यादातर नौजवान वो लोग बाहर जा रहे होते हैं जिनकी शादी अभी नहीं हुई थी। तो नौजवानों की, जो पाकिस्तान में मौजूद नौजवान हैं, उनकी कसीर तादाद ऐसी है जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इस चीज़ों के शिकार हैं। इसमें रिलेशनशिप का कितना किरदार होता है? उनके जो न्यूली रिलेशनशिप होते हैं उसका क्या किरदार होता है? मुझे यहाँ पर अपना एक केस याद आ रहा है कि एक लड़का मेरे पास आया और वो बहुत यंग था, 23 साल उसकी उम्र थी। अच्छा। और उसने इतना पढ़ा लिखा नहीं था और इंटरमीडिएट उसने किया था। अब उसका जिस बंदी के साथ रिलेशनशिप चल रहा था, अब वो जो बंदी है उसको ये कहना है कि आप मेरे घर रिश्ता लेके आओ। अच्छा। लेकिन आप अगर मेरे घर में रिश्ता लेके आओगे तो उससे पहले आपका अपना घर होना चाहिए। अच्छा। आपके पास बड़ी गाड़ी नहीं तो आपके पास छोटी गाड़ी होनी चाहिए। अच्छा। और आपने मेरे पेरेंट्स को आके ये बताना कि मेरी माहाना इतनी आमदनी है। अच्छा। तो मुझे लगता है कि फिर हमारे घर वाले इस रिश्ते पर रजामंद हो सकते हैं। अब एक 23 साल का लड़का मेरे पास इसलिए आया कि मैडम आप मुझे बताएं कि मैं कौन सा पहाड़ सोने का खोदूं, मैं कौन सा बैंक लूटूं, मैं क्या करूं कि मैं इतने कम अरसे में एक गाड़ी भी ले लूं। अब हमारा जो रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है वो 7 इयर्स का रिलेशनशिप है। अच्छा। और अब उस 7 इयर्स में आपकी इमोशनल अटैचमेंट, आपका टाइम, आपकी फीलिंग्स, आप सब कुछ इन्वेस्ट कर चुके हैं। अब लड़की की तरफ से कंडीशन आ गई है कि अगर आप इन सारी कंडीशंस को फुलफिल कर सकते हैं तो देन जो है वो आप अपने पेरेंट्स को हमारे घर भेजें। तो फिर एक लड़का जो है, जब उसको पता है कि मेरे घर में बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है और मैं इन सारी कंडीशंस को पूरा नहीं कर सकता, तो फिर वो ये सोचता है कि इलीगल किसी ना किसी तरीके से मैं बाहर जाऊं, डॉलर्स में पैसे कमाऊं और फिर इन सारी कंडीशंस को फुलफिल करूं और फिर मेरी शादी हो। तो रिलेशनशिप में जो सबसे बड़ा एक मर्द पर जो प्रेशर होता है, और आप ये देखिए कि इलीगल जितने भी लड़के जा रहे होंगे वो अनपढ़ होंगे, उनकी क्वालिफिकेशन नहीं होगी या उनका बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं होगा, तो वो उस पैसे के चक्कर में एक लड़की को खुश करने के लिए, और यहाँ फिर समटाइम्स हमारी फैमिली में ये कहा जाता है कि तुम इतने पैसे कमाओगे, तुम ये घर बनाओगे तो हम तुम्हारी शादी करेंगे। जैसे अभी आपने बताया कि साल रिलेशनशिप चल रहा था, अब उसका 7 साल से रिलेशनशिप चल रहा था। इसके बाद जब ब्रेकअप होता है तो उसके बाद क्या सिचुएशन आ जाती है कि बंदे को कैसे उसको मैनेज कैसे करना पड़ता है? या ब्रेकअप के केसेस आपके पास यकीनन एक ये केसेस आया, कोई और भी केसेस आते होंगे, कुछ ऐसी सूरत में क्या होता है? बिल्कुल। आपने कभी मर्द को रोते देखा है? यकीनन मर्द कभी कभी ऐसी सूरत में होता है जहाँ पे वो रो पड़ता है। बिल्कुल, ब्रेकअप के बाद भी यही होता है। आप ये देखें कि मेरे क्लिनिक पर एक मर्द आपके सामने आपके बैठ कर कपकपा रहा है, वो रो रहा है, वो चीखे मार रहा है, उसको समझ नहीं आ रही, उसको उसकी मोहब्बत चाहिए, लेकिन वो इतना बेबस है, उसके इख्तियार में कुछ नहीं है। उसका दिल करता है कि यहाँ तो मैं खुदकुशी कर लूँ क्योंकि मुझे और तो इसका कोई रास्ता समझ नहीं आता। क्यों? क्योंकि मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि मैं जाकर इन सारी कंडीशंस को फुलफिल करके तो मैं वहाँ पर जो है ना उस बंदी के साथ शादी करूँ। तो यहाँ पर जो है ना वो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ जो ब्रेकअप के बाद आपकी कंडीशन होती है ना, वो सबसे बड़ा मसला आपकी होता है इमोशनल डिटैचमेंट। अच्छा। आप उस शख्स से डिटैच नहीं हो पाते। कहा यह जाता है, रिसर्च प्रूवन बात है कि अगर आप एक शख्स को रोज रात को सोच के सो रहे हैं और फिर सुबह उठ के भी सोच रहे हैं, रात भी उससे बात भी कर रहे हैं और सुबह में भी उससे बात कर रहे हैं, तो अगर आपका उस शख्स से ताल्लुक खत्म हो जाता है तो आपको एटलीस्ट उस सारी सिचुएशन को एक्सेप्ट करने में, उसको कंप्लीट इमोशनल डिटैचमेंट तो नहीं होती, लेकिन फिर भी डिटैच होने में आपको 2 से 3 साल लगते हैं। अगर आप 6 महीने किसी शख्स के साथ अटैच हैं, 6 महीने, तो आपको 2-3 साल लगेंगे। पर्सन टू पर्सन फिर भी वेरी करता है। अच्छा, इसमें ये है कि अगर आप उससे बात कर रहे हैं, उसकी पिक्चर्स को स्क्रॉल कर रहे हैं, देख रहे हैं बार बार, या अगर उससे बिल्कुल कट ऑफ हो गए हैं, तो इसमें सिचुएशन तब्दील हो सकती है। बिल्कुल सर, हो सकती है। जी।
आप ये देखें कि अगर आपने एक शख्स से बिल्कुल लाताल्लुक हो चुके हैं, जी जी, तो हमारे पास जब क्लाइंट आते हैं ना, वो कहते हैं कि ब्रेकअप की बात हो, तो हम सबसे पहले करते हैं उसको ब्लॉक करो। सबसे पहले उसको फेसबुक, इंस्टा, स्नैपचैट, हर जगह से ब्लॉक करो। फिर हम ये कहते हैं कि उसकी जितनी तस्वीर हैं, अच्छा। उसकी जितनी वीडियोस हैं, जो उसकी चैट है, सबको डिलीट करो, उसका नंबर डिलीट करो। अगर आपके सामने एक शख्स की तस्वीर रहेगी तो आप उसको भुला ही नहीं पाएंगे। आपको उसकी याद भी आएगी, अच्छा टाइम, बुरा टाइम, कैसे छूड़ा, क्या बात करते थे, कितनी कॉल्स आती थी, क्योंकि आपकी आदत थी, आपकी इमोशंस थे, आपकी फीलिंग्स थी। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि ब्रेकअप के बाद सबसे पहले उस पूरे आपने इंसिडेंट को क्लोजर जरूर देना। मतलब जाने वाले को वास्ता नहीं, रास्ता देना है। बिल्कुल, खुला रास्ता दें। ठीक है। एक शख्स जब जा रहा है ना, तो वो कोई महीना नहीं, वो कोई 6 महीने पहले अपने ज़हन में सोच लेता है कि मैंने इस रिलेशनशिप से जाना है। अनाउंसमेंट में भी 6 महीने बाद हो रही है, साल बाद हो रही है, लेकिन वो इंसान 6 महीने पहले ही जा चुका होता है। हमें अनाउंसमेंट लेट मिलती है कि अब हम आपकी जिंदगी से बकायदा तौर पर अपना सारा बोरिया बिस्तरा समेट कर अब हम आपकी जिंदगी से जा रहे हैं। इस रिलेशनशिप में अनाप का क्या किरदार है? अनाप परस्त लोग जो हैं उनको कैसे डील करना चाहिए? यकीनी तौर पे कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा इसके शिकार होते हैं। आप इसको कैसे देख रही हैं? अच्छा, इगोइस्टिक पर्सन के साथ चलना बहुत मुश्किल है। जिस पर्सन में अना है ना, उसको कुछ और शख्स नजर आता ही नहीं। तो मैं तो ये समझती हूँ कि अना परस्त शख्स कभी दूसरे से मोहब्बत कर ही नहीं सकता, उसको सिर्फ खुद से मोहब्बत। बिल्कुल, वो कहता है मैं जो बोलूंगा वो ठीक होगा, आप वो करें। मैंने इतनी लड़कियों को रोते देखा है क्योंकि उनके इतने, अब एक औरत की भी नेचर ऐसी है कि वो मर्द की हर गलती माफ करती है, वो बुरा है, वो जैसा भी है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान में अगर आपने वफा देखनी है तो आप मशरक़ी औरतों में वफा देखिए। आपका शौहर नशा करता है, आपका शौहर आपको मारता है, वो आपको खर्चा नहीं देता है, वो एक्स्ट्रा अफेयर्स रखता है, लेकिन एक औरत फिर भी उसके साथ रिश्ता निभाती है, उससे मोहब्बत करती है, उसका ख्याल रखती है, उसके बच्चों को पालती है, सब कुछ करती है और उस रिलेशनशिप को लेके चलती है। अब वहाँ पर बेशक मर्द अनापरस्त है, बेशक जो मर्जी है, एक बीवी सब कुछ बर्दाश्त करेगी, लेकिन अनापरस्त जो शख्स होता है ना, वो कभी भी आपसे मोहब्बत नहीं कर सकती, क्योंकि वो सिर्फ उससे मोहब्बत करता है। उसकी जिंदगी में किसी दूसरे इंसान की कोई जगह होती नहीं। इवन तो वो अपने पेरेंट्स के साथ भी सिंसियर नहीं होता, वो अपने बहन भाइयों के साथ भी सिंसियर है, उसको बस अपनी जात चाहिए। अच्छा, आपने मशरकी औरत की बात की, लेकिन हमारे माशरे में बहुत सारी नई चीजें इंजेक्ट हो रही हैं, जैसे कि कॉन्सेप्ट आ रहा है, शुगर डैडी वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है। इसको आप कैसे देख रही हैं? क्या ये हमारे माशरे में बहुत ज्यादा पेनिट्रेट नहीं कर रहा? बिल्कुल, हमारी जो आजकल की जनरेशन है वो इस चीज़ को बड़ा फेस कर रही है, शुगर डैडीज और शुगर मम्मीज। अच्छा, सबसे पहले इन कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि शुगर डैडीज कौन से होते हैं, शुगर मम्मीज कौन से होते हैं। शुगर डैडीज एक बिल्कुल वेल एस्टैब्लिश, एक बड़ी उम्र का मर्द होगा जो शादीशुदा भी हो सकता है और जो गैर शादीशुदा भी हो सकता है, लेकिन वो उम्र में बड़ा होगा। और लेकिन क्योंकि वो स्टेबल है, वो फाइनेंशियल स्टेबल है, वो आपकी जिंदगी की सारी लग्जरीज को फुलफिल कर सकता है, और मेजर जो अट्रैक्शन है आपकी उसके साथ कंपेनियनशिप की, वो सिर्फ मनी है। अच्छा। और एक कम उम्र की जो लड़की है उसको ये लगता है कि ये जो शख्स है बड़ी उम्र का, इसकी उम्र बेशक बड़ी है, लेकिन ये मेरी जिंदगी की सारी ख्वाहिशात को पूरा कर सकता है, मेरी जिंदगी जिस तरह जीना चाहती हूँ बिल्कुल वैसे गुजार सकती हूँ। क्यों? क्योंकि वो वेल एस्टैब्लिश मैन है। और इसी तरीके से जो आपकी शुगर मम्मीज होती हैं वो भी शादीशुदा हो सकती हैं, गैर शादीशुदा हो सकती हैं। और हमारे आजकल के जो नौजवान हैं, मर्द हजरात हैं, वो अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, उनको चैलेंज जोन पसंद नहीं है। और अगर उनको कोई ऐसी औरत मिल जाए जो उम्र में बड़ी है लेकिन बहुत कामयाब है, उसके पास दौलत बहुत ज्यादा है, और वो एक शख्स को सिर्फ पाल नहीं सकती, अपने साथ रख के अपने कारोबार में बड़े हर तरीके से एंगेज कर सकती है, तो वहाँ पर जो हमारे आजकल के लड़के हैं वो शुगर मम्मीज को अप्रोच करते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज भी है कि कुछ लोग इसको शादी की शक्ल में चले जाते हैं, तो उसके हवाले से क्या वो कामयाबी की तरफ चले जाते हैं या उसकी रेशोज कम होती है? आपको कभी ऐसे केसेस देखना पड़े? सर बिल्कुल, मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जी। अगर मेरी प्रायोरिटी सिर्फ पैसा है तो मैं ये नहीं देखूंगी कि एक बड़ी उम्र का जो मर्द है वो मेरी बाकी किन चीजों पर मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बाकी किन चीजों में मेरी उसके साथ जो है वो कंपैटिबिलिटी मैच होगी कि नहीं होगी। अगर मेरी प्रायोरिटी सिर्फ पैसा है और मैं पैसे से प्यार करती हूँ और मैं पैसे के साथ ही खुश रह सकती हूँ, तो मेरे उसके साथ बड़ी अच्छी गुजरेगी। और मैंने बहुत ज्यादा ऐसे कामयाब जोड़ों को देखा है, कामयाब शादियां देखी हैं जिनमें
जो मर्द है वो बहुत बड़ी उम्र का है, लेकिन जो औरत है वो छोटी उम्र की है। लेकिन फिर उसके साथ जब आपके बच्चे हो जाते हैं, बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, उम्र में लड़की छोटी है और मर्द जो है वो पहले ही बूढ़ा था, अब वो जाहिर उम्र के साथ साथ ज्यादा बूढ़ा हो जाता है। जी जी। फिर उम्र के किसी हिस्से में आकर आपको ये एहसास जरूर होता है कि पैसा सब कुछ नहीं होता। इंसान की जो दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी है, जो कंपेनियनशिप है, जो माइंडसेट का मैच होना है, उसमें जो जनरेशनल गैप है जी, उसकी वजह से आप जितने मेंटली आपको इश्यूज आते हैं, जितना साइकोलॉजिकली आप खुद को अनफिट फील करते हैं, आपके अंदर बहुत ऐसी ख्वाहिशात होती है जो आप पूरी करना चाहते हैं लेकिन आप पूरी नहीं कर पाते, क्योंकि आप एक ऐसे शख्स के साथ है और उसकी एक कंडीशन थी कि आपको पैसा सब कुछ मिल गया, लेकिन वो आपकी सारी चीजें पूरी नहीं हुई जो एक नौजवान लड़की की ख्वाहिश होती है या नौजवान भी। अच्छा, इसी पर मुझे एक शेर याद आ रहा है कि वो बात बात पर उलझा कर झूठ बोलता है, वो बात बात पर उलझा कर झूठ बोलता है, बड़ा ज़हीन है समझा कर झूठ बोलता है। क्या बात है। खबर नहीं मेरी जिंदगी का क्या होगा, खबर नहीं मेरी जिंदगी का क्या होगा, वो मेरी सर की कसम खा कर झूठ बोलता है। क्या बात है। मुझे लगता है कि आजकल के जो बॉयज है ना, बड़ी आसानी से वो आपकी झूठी कसम खाएंगे, वो आपकी अपनी अम्मा की भी झूठी कसम खाएंगे। वो आपसे कहेंगे कि मैं सिर्फ प्यार ही तुमसे करता हूँ, सिर्फ शादी ही तुमसे करूंगा और मैं तुम्हारे अलावा किसी से बात नहीं करता। मुझे तो लगता है कि सबसे बड़ा जो रेड फ्लैग है ना हमारे मर्दों में ये होता है कि वो जो कहता है कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से बात नहीं करता। मैंने अपने क्लाइंट्स में ये लाइन बहुत कॉमन देखी है कि लड़की जब आके आपको ब्रेकअप की बात बताती है, कहती है वो ये कहता था मैं तुम्हारे अलावा किसी से बात नहीं। ब्रेकअप के बाद पता चलता है कि 4 मेरी जैसी और भी थी जिनसे। अच्छा, रिलेशनशिप पे हमने बात की, लेकिन पाकिस्तानी मुआशरे में एक चीज बड़ी बढ़ रही है, वो है जी ज्यादती के केसेस। जो ज्यादती के केसेस हैं उसकी क्या वजह हो सकती है? अच्छा सर, ज्यादती की जो हम देखते हैं कि रेप हमारे आजकल बहुत डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। इसका जो सबसे एक ज़्यादा मैं ये समझती हूँ कि बीइंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एक आपका सोशल मीडिया एक्सपोजर, दूसरा आपकी पोर्नोग्राफी। हमारे पाकिस्तान में आप जाकर देख लें कि पाकिस्तान में रेट, पता नहीं बहुत पुरानी रिसर्च है, उसमें देखा गया कि कौन सी कंट्रीज में सबसे ज्यादा जो है वो पोर्नोग्राफी देखी जाती है, तो पाकिस्तान का पता नहीं तीसरे चौथे नंबर पर। तो हमारे जो नौजवान होते हैं इतनी फ्रस्ट्रेशन है, पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, आपको समझ नहीं आती कि मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन कहाँ पर निकालूं। हमारा जो फैमिली सिस्टम है वो इतना तबाह हो चुका है, घर के अजीब हालात हैं, अच्छी हमारी किसी के साथ बन नहीं रही, अच्छे लोग हमें मिल नहीं रहे, नौकरी मुझे कोई मिल नहीं रही, तो मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं। तो जो आपकी सारी फ्रस्ट्रेशन है ना वो फिर इन सारे जो है ना वो कामों पर और इन सारे क्राइम्स पर जो है वो निकलती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ ना सेक्स एजुकेशन नहीं है, हमारे यहाँ जो है वो बिल्कुल इस बात की अवेयरनेस नहीं है, जो विक्टिम है उसके पास भी इस बात की ऐसी बातों को टैबू समझा जाता है, इवन डिस्कस करना। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ सर सेक्स एजुकेशन की बात करने को एक टैबू वाकई में कंसीडर किया जाता है कि हम पढ़े लिखे जो लोग हैं वो भी इस पर बात नहीं कर सकते। लेकिन मुझे लगता है कि आजकल के जो हालात चल रहे हैं, जैसे आजकल के जो हमारे रिलेशनशिप ऐसे बन चुके हैं और जो रेप केसेस इतने ज्यादा बढ़े हैं, स्पेशली बच्चों में भी आप देखिए लोग बच्चों तक को नहीं छोड़ते, तो इसमें बहुत जरूरी है कि हमारे यहाँ मुझे लगता है कोर्स की किताब होनी चाहिए कि आप अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन दें, उनमें ये अवेयरनेस डालें, उनको इस बात की तालीम दें ताकि आपके अंदर वो जो फ्रस्ट्रेशन है, वो जो चीजें हैं आप उसको चैनलाइज कर सकें, आप अपनी फ्रस्ट्रेशन किसी और काम पर निकाल सकें। बिल्कुल। अच्छा, हमने रिलेशनशिप की बात की, मियाँ बीवी का रिलेशनशिप जो है उसमें एतमाद भी बड़ा होता है और एतमाद टूट भी जाता है। इसको आप कैसे देखते हैं और ये कैसे मुमकिन हो जाता है कि एक बंदे के साथ आप मतलब शादी होती है तो शुरू के दिन बड़े खूबसूरत गुजर रहे होते हैं और उसके बाद शादी के बाद कुछ दिनों बाद बस वही रूटीन वर्क चल रही होती है, पति को नहीं होता कौन किधर है कौन कहाँ पे है, तो आप इसको कैसे देखती हैं? अच्छा, पहले आपने बात की ट्रस्ट की जी कि हमारी रिलेशनशिप में स्पेशली जो मियाँ बीवी का ताल्लुक है, जी आपका रिलेशनशिप चलता ही ट्रस्ट पर है। एक मियाँ बीवी का ताल्लुक जो है वो चलता ही ट्रस्ट पर है। तो मुझे ये लगता है कि कभी भी आपको किसी भी इंसान पर, सिर्फ मियाँ बीवी पर नहीं, आपको किसी भी इंसान पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। किसी भी लेवल पर आकर आपको किसी पर भी आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं ना तो फिर उसमें आपकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं और कभी ना कभी कोई ऐसी सिचुएशन बनती है जो आपकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हर्ट होती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। और हमारे यहाँ जो मर्द हजरात है वो ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी बीवी को किसी भी बात पर शक है, वो आप पर यकीन नहीं कर रही, तो एक मर्द बहुत गुस्से में आकर 1-2 लाइंस बोल के केस को वाइंड अप करने की कोशिश करेगा
औरत हमेशा अपनी चीज को एक्सप्रेसिव करके बताती है, एग्जैजरेट करके बताती है। आपकी वो जो आपने आधी अधूरी बात को फुल स्टॉप लगा के खत्म कर दिया, लेकिन वो एक औरत के जहन में इतने नेगेटिव थॉट्स चलना शुरू होते हैं कि वो एक शक डेली के शक में तब्दील हो जाता है कि डेली आपको किसी न किसी बात पर शक हो रहा है, सही चीज भी हो रही है लेकिन आप फिर भी शक कर, उसको आपस में डिस्कशन नहीं हो रही, बिल्कुल कम्युनिकेशन खत्म हो गया ना, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। तो इसमें आप ये देखते हैं कि फिर औरत छोटी छोटी चीजों को नोटिस करना शुरू होती है। अच्छा, इसने मुझसे तब भी झूठ बोला था, इससे मुझसे उस वक्त भी झूठ बोला था, इसने तब भी कमिटमेंट्स को फुलफिल नहीं किया था, इससे मैंने तब कहा था ये करो, इसने तब कहा था मैं कर दूंगा, लेकिन इसने नहीं किया। अब आपके हर चीज को ट्रस्ट में लेके चल रही है कि मैं आप पर जो है वो इतना मेरा ट्रस्ट जो है वो ब्रेक हो चुका है कि आप उस पर ट्रस्ट कर ही नहीं पाते हो। इसी तरीके से मर्द औरत पर ट्रस्ट करता है, अपनी बीवी पर ट्रस्ट करता है, और औरत कहीं ना कहीं झूठ बोल दे, औरत कहीं ना कहीं जो है वो उसको चीट करे या फिर उसके सामने कुछ ऐसी चीजें आ जाए, तो वो मर्द का जो है वो तो आपको कभी भी दूसरी तीसरी चौथी पांचवी दफा, स्पेशली अगर एक औरत चीट कर रही है तो वो उसको मार्जिन नहीं देता। औरत हमेशा जो है वो मर्द को मार्जिन देती है, लेकिन शौहर कभी भी बीवी को तीसरी चौथी इतने चांसेस नहीं देता, वो सेकंड थॉट देता ही नहीं है। उसको शक हो तो वो बात नहीं करता, वो यकीन करता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये होती है कि दोनों को एक दूसरे के साथ बातचीत जरूर करनी चाहिए। मिसअंडरस्टैंडिंग से पहले मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है, लेकिन औरत जो है वो बहुत सारी चीजों को बर्दाश्त कर रही होती है। औरत मर्द के रवैये को बर्दाश्त कर रही होती है, और वो ये किस मजबूरी की वजह से बर्दाश्त कर रही होती है। बहुत हमारे यहाँ ये कॉमन है कि अगर प्रॉब्लम हो भी रही है कहीं से तो औरत उसको बर्दाश्त कर रही है। आप इसके बारे में क्या कहती हैं? आपके पास कोई केसेस जो हो सकता है आगे? बिल्कुल, ऐसे मेरे पास बहुत केसेस आते हैं। ये तो बहुत एक मुझे लगता है कि दास्तान है, दुख भरी दास्तान है हमारे मुआशरे की, कि जहाँ पर लड़की खा पढ़ी लिखी है खा वो अनपढ़ है, जब उसकी घर से रुखसती होती है तो माँ बाप उसको यही कहते हैं कि आज के दौर में भी माँ बाप यही कहते हैं कि अब आपका उस घर से जनाजा ही आएगा, आपने हर तरह से घर जो है ना वो बसाने की कोशिश करनी है। ठीक बात है। मैंने इतने केसेस देखे हैं कि लड़कियां महीने महीने बस शादी को हुआ है, 1 वीक शादी को हुआ है, 2 वीक शादी को हुआ है, शुरू में हर एक बंदी का वो होता है कि मुझे इस तरह से ट्रीट किया जाए, मेरे इस तरह से ख्याल रखा जाए, मेरी इस तरह से परवाह की जाए, अभी हमारी शादी को शुरुआत के दिन है, हम कुछ एंजॉय करें। लेकिन हमारा जो ससुराली मुआशरा है वो इतना जालिम है, वो पहले बंदूकें तान के बैठा हुआ है। बिल्कुल एग्जैक्टली। और वहां पर एक मर्द को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि शुरू में एक लड़की नई घर में आई है, एडजस्टमेंट इशू हो सकते हैं, अटैचमेंट इशू हो सकते हैं, वो अपना घर, अपने पेरेंट्स, अपना सब कुछ छोड़ के आई है। अब उसको अगर शुरू में कोई मसाइल भी है ना, तो अगर वो घर जाके बता रही है अपनी मदर से, तो उसकी मदर क्या कहती है? हमारे साथ भी यही होता था, साडे नाल भी यह हुंदा सी पुत्र, सारे ने, तेरी दादी नाल भी यह होया सी, तेरी नानी ने भी बर्दाश्त किया सी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसे ये सिखा रहे हैं शुरू से ही कि आपके साथ जितनी भी ज्यादती होगी आपने उसको बर्दाश्त करना है, क्योंकि औरत का ये काम है बर्दाश्त करना, औरत का काम है सब्र करना, औरत का काम है घर को बना के रखना। एक औरत ही घर को बनाती है, एक औरत ही घर को तोड़ती है। तो ये जो हमारे मिथ्स है ना कि हम औरत को मजबूर कर देते हैं, और स्पेशली जो एक हमारे घर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि हमें पता है कि मेरे अब्बा जान तो हार्ट पेशेंट है और मैं उनको कोई दुख नहीं दे सकती, बता नहीं सकती। मेरे पास 2 वीक्स पहले एक खातून मुझे फोन करती हैं और उनका पहले मुझे मैसेज आता है कि प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें, प्लीज मुझे थोड़ा, मतलब बहुत इमरजेंसी है, प्लीज मेरी 5 मिनट के लिए बात सुनिए, मैं आपसे 5 मिनट से ज्यादा बात नहीं करूंगी। तो मैंने उन्हें फौरन बैक कॉल की और मैंने उनसे सलाम किया। उनसे फर्स्ट सेशन है, मतलब मुझे नहीं पता था वो कौन थी। इतना वो बंदी रोई है, इतना वो बंदी रोई है, चीख के रो रही है, उसकी आवाज कांप रही है, उसको वाकई में सांस नहीं आ रहा, उसको सांस लेने में इतनी दुश्वारी आ रही थी। अब उसका मसला क्या था, उसके 3 बच्चे, उसकी उम्र 26 साल है, छोटी उम्र में उसकी शादी हुई है, अरेंज मैरिज उसकी हुई थी। हस्बैंड जो है, अब लड़की की स्टेटमेंट क्या है कि मैंने कहा लव थी, अरेंज मैरिज थी। मैंने कहा सबसे पहले क्वेश्चन पूछा आपके हस्बैंड के साथ आपके ताल्लुकात कैसे? ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा आपका हस्बैंड आपसे बहुत मोहब्बत करता है, ख्याल रखता है, बहुत ख्याल रखता है। मैंने कहा फिर इशू क्या है? आप जिस हालत में हैं, आप कांप रही हैं, आपसे भूला नहीं जा रहा, उसकी सांस उखड़ रही थी, मुझे तो लगा मुझे इसको इमरजेंसी में कहीं रेफर करना है। उसने कहा नहीं ये मेरे साथ ना होता है, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। वो 2 मिनट बात करती थी और 4 मिनट उसका सांस उखड़ जाता था और वो कहती थी कि मेरे साथ ऐसा ही होता है। अब वो हो क्यों रहा था? हस्बैंड उसका नशा करता है, हस्बैंड उस पर, अगर वो उसको नशे से मना करे, हस्बैंड अपनी बीवी को मारता है,
अच्छा हस्बैंड पैसे नहीं कमा कर ला रहा, अच्छा। जो उसके पेरेंट्स हैं उन्होंने अपनी बेटी को घर दिया हुआ है, उन्होंने एक दुकान रेंट पर दी हुई है जिससे उसका खर्चा आता था, तो अपने घर का सारा निजाम चलाती थी। अब वो ये कहती है कि मेरे शादी को मतलब 3 मेरे बच्चे हो चुके हैं, मेरी शादी को जो है वो 10 साल हो चुके हैं। इन 10 सालों में मैंने इस शौहर के साथ क्या क्या बर्दाश्त की, ये सिर्फ मेरे अंदर है। और आपने अंदर वो सब कुछ रख कर, क्योंकि मैं घर की सबसे बड़ी थी, मैं अपने माँ बाप को दुख नहीं देना चाहती थी। मेरे माँ बाप जो है ना वो मतलब एक बूढ़ी उनकी उम्र है, तो मैं इस उम्र में आकर, मेरे अब्बा जान जो है वो हार्ट पेशेंट है, तो मैंने कैसे दुख दूं कि मेरे हस्बैंड के साथ ही होता है। अब स्टेटमेंट क्या है, शौहर मोहब्बत बहुत करता है, लेकिन शौहर के पास इतना इख्तियार है कि वो आप पर हाथ भी उठा सकता है, वो नशा भी कर सकते हैं, वो आपकी जिम्मेदारी भी नहीं ले रहा, वो आपके बच्चों की जिम्मेदारी भी नहीं ले रहा। ये बात आप किससे जाके बताएंगे? जब आप पेरेंट्स को नहीं बता सकते तो फिर आप दोस्त, सज्जन, अपने क्लोज वन किसी को भी नहीं बता सकते। अब वो 10 सालों से जो अंदर था ना, उसने कहा अब मेरे से ये जितनी भी तकलीफ है ना वो अंदर नहीं रखी जा रही। अब वो मेंटली इतनी डिस्टर्ब हो चुकी है कि अब उसको पैनिक अटैक्स आते हैं। वो जब अपने शौहर के बारे में सोचती है, अब उससे बात करती है कि अब तुम नशा छोड़ने की बात करोगे तो मतलब घर में लड़ाई है, घर में मारपीट है, और आप उस एक टेंशन से, उसने कहा कि कभी आपको मौका मिले तो आप मेरे जिस्म के हिस्से में देखें कितने निशान हैं, और निशान मैं आज तक कभी किसी को नहीं दिखा सकती। उसकी लाइन थी कि मेरे जिस्म के जो जितने भी निशान है, शायद इनके जख्म जो हैं वो कभी भर जाएं, लेकिन जितने जख्म मेरे इस दिल पर है वो सारी उम्र भी नहीं भर सकते। मतलब यह है कि इतनी एक औरत मजबूर है कि वो अपने घर में जाकर अपने बहन भाइयों से, अपने पेरेंट्स से जाके बता ही नहीं सकती कि वो किस परेशानी की हालत में। अच्छा, अगर कोई मेल या फीमेल इस सिचुएशन में है जहाँ पे वो किसी को कुछ नहीं बता सकता, उसको क्या करना चाहिए? सर मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको जब ये लगे ना कि मेरी ह्यूमन कैपेसिटी और मैं साइकोलॉजिकली, मैं इमोशनली जितना कॉम्प्रोमाइज एक शख्स के साथ कर सकती थी मैं कर चुकी हूँ, अब इससे ज्यादा मैं मजीद कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, तो आपको वहां पर स्टैंड लेना चाहिए। मैं ये समझती हूँ कि औरत पढ़ी लिखी है या अनपढ़ है, जब एक मर्द आपके ऊपर हाथ उठाए ना तो आपको उस घर में नहीं रहना चाहिए। एक मर्द को अगर औरत की कोई भी चीज अच्छी नहीं लग रही, उसको लग रहा है कि मेरी औरत मतलब मेरे से चीट कर रही है, झूठ बोलती है, मुझे मेरी अपनी बीवी पसंद नहीं है, उसके पास ये इख्तियार है कि वो उससे अच्छे तरीके से अलहदगी इख्तियार कर रहे। आपने दीन ने आपने मतलब दीन आपको ये इख्तियार दे रहा है कि आप उससे अलहदगी इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन आप उस पर हाथ नहीं उठा सकते। अच्छा, जैसे आपने कहा ना कि औरत जो है सिचुएशन पे चली जाती है कि मर्द जो है उस पर हाथ उठाता है, लेकिन बहुत दफ़ा हमने देखा है, पढ़े लिखे लोग भी देखे हैं कि वो हाथ इस नहज पे चले जाते हैं कि वो औरत जो है वो ज़ुबान इस तरह से चला रही होती है, बता रही होती है, ज़ुबान इस तरह इस्तेमाल कर रही होती है कि जिसकी वजह से मर्द तंग आकर उस पर हाथ उठाता है। ये जस्टिफिकेशन नहीं है हाथ उठाने की, लेकिन कभी कभी मर्द इस सूरत हाल में चला जाता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो आप कैसे समझती हैं इसको? सर हमारे यहाँ ना वेडिंग्स होती हैं, हमारे यहाँ प्री इवेंट्स होते हैं, हमारे यहाँ करोड़ों की शादियाँ होती हैं। मुझे आजकल में कोई दादी, कोई अम्मा, कोई अब्बा ये दिखा दे कि वो अपने बेटे और बेटी को किसी कमरे में लेके गए हैं और उनको बताया कि भाई शादी ये होती है, शादी जिम्मेदारी का नाम है, शादी में आपने एक दूसरे के ऐबों समेत आपने उन दोनों को एक्सेप्ट करना है। ऐसी बात नहीं है कि आपको किसी में कोई बुराई नजर आई, कोई ऐब नजर आया तो आपने इस बात पर झगड़ा करना है। आपने ये देखना है कि हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, एक दूसरे की बुराइयों के समेत हम उसको किस तरह से एक्सेप्ट कर सकते हैं। परफेक्ट मैं भी नहीं हूँ, परफेक्ट आप भी नहीं है, हमने एक दोनों के इम्परफेक्ट एरियाज के साथ किस तरह से इकट्ठे जिंदगी गुजारनी है। तो शादी के शुरू में आपने बाउंड्रीज बनानी थी, और बाउंड्रीज कैसे बनानी थी? अगर आपके पास इतनी अकल नहीं है तो आपके बड़ों को सिखाना चाहिए था कि कोई शादी के मतलब रिश्ते में जब आप बनते हैं तो कुछ असूल बनाएं कि जब हमें एक दूसरे पर गुस्सा है तो हमने किस तरह से बात करनी है। जैसे मुझे मेरी अम्मी आज भी बताती हैं कि जब उनकी शादी हुई थी तो शादी के शुरू वाले दिनों में मेरे अम्मा अब्बा ने उस टाइम पर भी असूल बनाए थे। जैसे मेरी अम्मा ने कहा था कि मैं जिंदगी में कोई गलती कर सकती हूँ, मुझसे कोई गलती हो सकती है, लेकिन मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आपने घर वालों के सामने मुझे आपने इंसल्ट नहीं करना, घर वालों के सामने मुझे डांटना नहीं कि ये काम तुमने इस तरह से गलत किया। अम्मा ने ये भी कहा आप कमरे में लाकर मुझ पर हाथ भी उठा सकते हैं अगर आपको जरूरत महसूस हो कि ये तुमने काम क्यों इस तरह से किया, ये गलती क्यों की, लेकिन एक कमरे के अंदर आके आप मुझे ये बात समझाएं कि ये आपने गलती की थी,
ये आपकी चीज थी, आप इसको इस तरह से सुधारें, मतलब आप रूल्स बना रहे हैं। जैसे आप Boundary set यहाँ पे जुबान के इस्तेमाल के, अभी मैं जैसे आपसे बात कर रहा था ना, तो मैंने कहा कि जैसे औरत जुबान चलाती है या औरत जुबान इस्तेमाल करती है, दोनों बातें बिल्कुल सेम है, लेकिन अल्फाज के इस्तेमाल में चीज़ें तब्दील हो जाती हैं। वो मेरा स्लिप ऑफ टंग था, लेकिन मैंने वो इस्तेमाल किया। इसी तरह रिलेशनशिप के अंदर भी हो जाता है। अब ये देखिए कि औरत और मर्द एक दूसरे को खुश कैसे रख सकते हैं, आप तो क्या राय देंगी इस हवाले से? अच्छा सर, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि एक जो इंसान है ना, वो सबसे पहले तो खुद को ही खुश रख सकता है। हम जब ये कहते हैं ना कि मुझे दूसरा इंसान खुश रखेगा, तो हमारी सारी एक्सपेक्टेशन, सारी एफर्ट्स किसी दूसरे की तरफ होती हैं। हमने एक दूसरे को खुश रखना, खुद को पहले खुश रख के। अगर हम खुद को खुश नहीं रख सकते तो मैं अपने पार्टनर को भी खुश नहीं रख सकती। अगर मैं अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर रही तो मैं अपने पार्टनर की भी रिस्पेक्ट नहीं कर सकती। और अब हमने म्यूचुअली दोनों ने एफर्ट पुट करनी है एक दूसरे को खुश रखने के लिए। सबसे पहले हमने खुद खुश होना है और उसके साथ साथ हमने एक दूसरे के फ्लॉज को भी एक्सेप्ट करना है। बहुत अच्छी बात है, हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे से इंस्पायर्ड हो रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हमने ये भी देखना है कि जब एक मेरा पार्टनर जो है वो बुरा फील करता है, उसके थोड़े ऑड डेज चल रहे होते हैं, उसका थोड़ा मूड अच्छा नहीं है, उस टाइम पर आपका पार्टनर का बिहेवियर आपके साथ क्या है? क्या वो आपको इमोशनली एम्पैथाइज करता है? क्या वो आपकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करता है? उस वक्त वो किस लेवल की अंडरस्टैंडिंग होती है कि वो आपको स्पेस देता है कि आजकल थोड़ा इसके मसले मसाइल चल रहे हैं, थोड़ा स्ट्रगलिंग फेस चल रहा है, अगर इसने आज मुझसे गुस्से में बात कर भी ली है तो आप उसको उस लेवल तक जाके अंडरस्टैंड करें। आप ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना, और एक दूसरे के फ्लॉज वाले टाइम पर, मुश्किल टाइम पर एक दूसरे के जो आप साथ देते हो, तो जनरली आप अपने रिलेशनशिप को ग्रो करते हो, फिर आप एक दूसरे को खुश करते हो। हमारे यहाँ मोस्टली ये होता है, अच्छे टाइम पर हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन जब बुरा टाइम आता है तो मैं आपको टोंट करूंगी, आप मुझे टोंट करेंगे, आप मुझे बुरा भला बोलेंगे, मैं आपको बुरा भला बोलूंगी। हम कभी भी एक परफेक्ट सोल्यूशन पर आकर काम नहीं करते। इसमें एक्सपेक्टेशंस जो हैं उनका कितना किरदार है? मौला कायनात का फरमान है कि इंसान को इंसान नहीं बल्कि उनसे वाबस्ता उम्मीदें धोखा देती हैं। तो जो एक्सपेक्टेशंस का लेवल है उसको किस हद तक रखना चाहिए अपने पार्टनर के साथ या किसी भी रिलेशनशिप में? सर, एक्सपेक्टेशंस एक नेचुरल अमल है। मैं अगर ये कहूँ ना कि मैं जो मर्जी कर लूँ, मैं किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली मैं फिर भी अगर कहीं पर अपनी फीलिंग्स इन्वेस्ट कर रही हूँ, मोहब्बत दे रही हूँ, अपना काम दिखा रही हूँ, कुछ भी इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो अनकॉन्शियसली मेरे जहन में ये आएगा। बेशक मैं वर्बली ना आपसे बोलूँ, लेकिन अनकॉन्शियसली आएगा कि मैंने आपके लिए इतना किया, इस शख्स को भी मेरे लिए ये करना चाहिए। तो ये रियलिस्टिक है, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। लेकिन हम किसी भी रिलेशनशिप में आकर जब अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं ना, और सारी एक्सपेक्टेशंस जो है वो किसी दूसरे पार्टनर से रखते हैं कि वही मुझे खुश कर सकते हैं, वही मुझे मोहब्बत दे सकते हैं, वो अनकंडीशनल हो जाए, वो ऐसा कर ले, अगर वो ऐसा कर ले, तो वो हमारी एक्सपेक्टेशंस जब हर्ट होती हैं तो ऑब्वियसली फिर हम भी हर्ट होते हैं, हम भी उस पेन से गुजरते हैं, हम भी सफर जो है वो करते हैं। तो हमें एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए और होती भी हैं। मैं ये कहूँ कि मैं आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करूंगी, लेकिन मैं अनकॉन्शियसली मेरे अंदर वो एक उम्मीद होगी कि इस शख्स को भी मेरे साथ ये करना चाहिए, तो वो नेचुरल है। लेकिन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है ना, वो किसी से भी नहीं होनी चाहिए, किसी से भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, हमारे से जो पहले लोग थे, जनरेशन थी, उनकी ज़िंदगी और तरह की थी। जो आजकल की जनरेशन हैं, कपल्स हैं, उनकी ज़िंदगी में एक गैजेट है जिसका नाम है मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन कितना असरअंदाज होता है रिलेशनशिप के अंदर, मियाँ बीवी में ख़ुसूसन, उनमें खलल डालने में कितना अहम किरदार अदा करता है? सर, आजकल तो मुझे लगता है कि ये जो आपका डिवोर्स रेट है और ये जो आपके वाइफ एंड हस्बैंड के रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं है, हेल्दी नहीं है, लोग एक दूसरे से वफा नहीं कर रहे हैं, ये मोबाइल ही उसकी बेसिक रीज़न है। आपके पास एक्सपोजर इतना ज़्यादा है, आपके पास एक्सेसिबिलिटी इतनी ज़्यादा है, आपके पास ऑप्शंस इतने ज़्यादा हैं। बीवी से आपका मूड खराब है तो आपने फेसबुक पर जाकर किसी भी जाके बंदी जो है उससे बात करी तो आपका मूड ठीक हो जाएगा। और आपकी फेसबुक पर, आपकी इंस्टाग्राम पर, आपकी बाकी जगहों पर आपको बेतहाशा ऑप्शंस आपके पास होते हैं। आपका जब बीवी के साथ मूड खराब था, अगर आपके पास फोन ना होता तो आप अपने प्रॉब्लम्स पर बातचीत करते, आप कम्युनिकेट करते कि ये मसला था, सॉरी मैंने इस तरह से इसको मिसअंडरस्टैंड किया। मुझे लगता है कि जिस शख्स ने आपके साथ रहना होता है ना, जो शख्स जेन्युइनली आपको खुश रखना चाहता है, वो आपसे कहता है कि चलें आए इस पर बात करते हैं, इसका हल तलाश करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं इस रिश्ते को खो नहीं सकता। लेकिन जिसके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस हो ना, वो कहता है अच्छा चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, जैसे तुम करना चाहो।
मतलब आप कम्युनिकेट नहीं करते, आप मसले पर बात नहीं करते, आप उसको छोड़ देते हैं उस टाइम के लिए। आप ये समझते हैं कि मेरे पास तो उस वक्त आपके दोस्त होते हैं, आपके कॉलीग्स होते हैं, आप किसी से भी जाके बात कर सकते हैं। लेकिन आपका इस फोन की वजह से आपकी वाइफ के साथ सबसे पहला जो एक मसला है वो है कम्युनिकेशन गैप। आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। मियाँ बीवी एक टेबल पर खाना खा रहे हैं, हम भी साथ में रील्स देख रहे हैं, वो भी साथ में रील्स देख रहा है। पहले दौर में ऐसा नहीं होता था। पहले दौर में होता था हस्बैंड सारे दिन का थका हुआ घर आया है, बीवी ने खाना बनाया, अब दोनों खाना खा रहे हैं, बीवी अपने सारे दिन की रुदात बता रही है, ऐसा हुआ, मैंने ऐसा दिन स्पेंड किया, फिर हमने ये किया, फिर उसी में आपके मसले में डिस्कस हो रहे हैं, आप उनके हल भी तलाश करें, आप उन पर बातचीत करें। हस्बैंड भी अपने सारे दिन की जो भी उसकी स्ट्रगल थी वो उसको डिस्कस करता है, वो उससे मशवरा लेता है, ओपिनियंस पर बात होती है, आइडियाज एक्सचेंज होते हैं। आजकल क्या है, यहाँ पर हस्बैंड बैठा है, वहां पर वाइफ बैठी हुई है, एक दूसरे को रील्स भेज रहे हैं, उस बातचीत एक दूसरे के रील्स पे प्यार का इजहार हो रहा है। आप और दीन आपको ये कहता है कि अगर आपको किसी से मोहब्बत है, कुछ भी है, तो आप वर्बली एक्सप्रेस करें, ये एक और चीज है। लेकिन हमारे दरमियान जो है वो जो इस फोन की वजह से बहुत ज्यादा मसले हैं। और सबसे पहला मसला ये है कि हमारी बातचीत बंद हो गई है, हम दो अलग-अलग कमरों में बैठे हैं। ऐसे भी मेरे पास खवातीन आती हैं, अच्छा, प्यार की शादी है, लव मैरिज है आपकी, आपके बच्चे हो चुके हैं, बीवी इतनी तंग है कि अगर शौहर के पास कोई थोड़ा सा भी टाइम बचता है तो वो स्क्रोलिंग नहीं करा, लेकिन गेमिंग एडिक्शन, इतनी गेम्स। मेरे पास एक इस्लामाबाद से क्लाइंट थी, उसने मुझे फोन किया ऑनलाइन, अच्छा, उसने कहा कि आज या तो मैं मरूंगी या मेरे बच्चे मरेंगे या ये बंदा मेरे हाथ से कत्ल हो जाएगा। अच्छा, इतना एग्रेशन था क्योंकि उसका एक इशू था कि जो उसका हस्बैंड है ना, उसके पास जब फ्री टाइम मिलता है वो गेम खेलता है। एक औरत तरस गई है आपके 5 मिनट के लिए कि आप क्वालिटी टाइम मेरे साथ स्पेंड कर लें। लड़की ये कह रही थी कि क्या आप मुझे बताएं जी जी, कि क्या उसके लिए जो फोन है वो मुझसे ज्यादा जरूरी है, क्या वो जो गेम है वो मुझसे ज्यादा जरूरी है कि वो मुझे 5 मिनट नहीं देता। उसका काम बनता है कि जब वो ऑफिस से घर आता है तो उसका काम बनता है मेरे पास आके बैठना, मुझसे पूछना तुम्हें कोई मसला। कहती मैं बीमार भी हूँ तो हाँ जाके तुम दवाई ले आओ, ऐसे फोन ऐसे, हाँ जाके वो ले आओ दवाई। उसका इंटरेस्ट उधर हो गया ना, उसका ध्यान उधर, वो उधर रिलैक्स फील कर रहा है। इतनी गेमिंग एडिक्शन है, इतनी गेमिंग एडिक्शन है। और अच्छा वो कहती सारी सारी रात मैं बच्चों के साथ कमरे में हूँ, वो बाहर टीवी लाउंज में बैठा है और सारी सारी रात गेम्स खेल रहा है, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर रहा। अच्छा, जो बंदा एडिक्ट हो गया उसके लिए क्या मशवरा है? अब अगर एक बंदा गेमिंग में प्लेयर फील कर रहा है या किसी और काम में प्लेयर फील कर रहा है, उसके प्लेयर नहीं एडिक्शन है, एडिक्शन वही प्लेयर फील कर रहा है एडिक्शन की वजह से, उसके लिए क्या मशवरा है? सर देखिए, एडिक्शन तो किसी भी चीज की हो, चाहे आपको किसी शख्स की है, आपको किसी चीज की है, आपकी कोई भी आदत है, वो हमेशा बुरी होती है। तो आपको बैलेंस रखना चाहिए, आपको थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि अगर आपकी फैमिली है तो आप ये देखिए कि आपकी इस एडिक्शन की वजह से आपकी बीवी सफर कर रही है, आपके घर का माहौल खराब हो रहा है, आपके बच्चे सफर कर रहे हैं। उसने तो ये भी बताया कि मेरी बेटी जो थी वो बेड से नीचे गिर गई तो मैं किचन में हूँ और वो बाप गेम खेल रहा है। अब शोहर ने बीवी को इस बात पर डांटा है कि तुम बच्चों का ख्याल नहीं रखती हो। बीवी कहती है मैं किचन में हूँ, आप बेड पे बैठे हुए हैं, आप बच्ची के पास है, लेकिन बाप क्या है वो गेम खेल रहा है। तो मतलब आप एक अपनी दुनिया में इतने गुम है कि जहां पर आपको ये ख्याल ही नहीं है कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जितनी भी आपकी जिम्मेदारियां बनती है आपको लेनी चाहिए। आप कोई टीनेजर तो नहीं है ना कि जहां पर आपके ना बच्चे हैं, ना बीवी है, ना घर है, आप गेम खेल लें तो किसी को कोई मसला नहीं होगा। तो आपको, मुझे लगता है कि अगर इस लेवल की एडिक्शन है तो सबसे पहले उसे प्रोफेशनल हेल्प सीख करनी चाहिए, क्योंकि वो अगर इतनी सेल्फ केयर करता और उसको पता होगा तो वो खुद से इन चीजों को ऑलरेडी मैनेज कर पाता। तो सबसे पहले ये है कि आपको प्रोफेशनल हेल्प सीख करनी चाहिए कि किस तरीके से आप उस गेमिंग एडिक्शन से बाहर आ सकते हैं, ताकि आप प्रॉपर थेरेपीज के प्रॉपर जो आपका एक ट्रीटमेंट होता है, मैनेजमेंट प्लान होता है, उसको यूज करते हुए इस चीज को ओवरकम कर सकते हैं। क्या किचन औरत की तरक्की में रुकावट है? बहुत सारी खवातीन खुद को ऐसे समझती हैं कि किचन जो है वो उसकी तरक्की में रुकावट है। अगर घर के सारे काम उसमें करने होते हैं, उसको अपनी तरक्की के लिए या अपनी डेवलपमेंट के लिए टाइम ही नहीं मिलता। तो आप क्या समझती हैं? सर सबसे बड़ा लेडीज कि एक औरत अगर ये कहती है कि मतलब अगर मैं किचन में खाना बना रही हूँ या मैं किचन के काम कर रही हूँ तो मैं कुछ और नहीं कर सकती, यहाँ मेरे लिए तरक्की में रुकावट है। नहीं, मुझे लगता है कि एक औरत को किचन में ही होना चाहिए। मतलब मैं खुद एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हूँ, एक वर्किंग खाती हूँ,
स्टिल मुझे लगता है कि मैं अपना घर का किचन लोगों के हवाले नहीं कर सकती। मैं जितना मर्जी थकी हूँ, मुझे योगा होगा कि मेरी जो फैमिली है वो मेरे हाथ से बना हुआ खाना ही खाए, क्योंकि वो सिर्फ खाना नहीं है, वो मेरी मोहब्बत है अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बड़ों के लिए। और अगर हमने उस एक बैरियर को भी जो है ना वो खत्म कर देना है कि खाना भी जो है वो आपके मुलाजिम आके बनाएंगे, और आपको सिर्फ ये लगता है कि किचन अगर मेरे मुलाजिम संभालें तो फिर मैं दुनिया में तरक्की कर सकती हूँ और मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, तो नहीं, ये एक आपका सिर्फ लेम एक्सक्यूज है। वरना मैंने देखा है कि जितनी भी खवातीन हैं जो कामयाब हुई हैं, उन्होंने अपना दुनिया में एक नाम बनाया है, वो अपना किचन भी संभालती हैं। बहुत ज्यादा ऐसे सेलिब्रिटीज मैंने देखे हैं, स्टार्स देखे हैं, वो खुद बताते हैं कि अपने बच्चों के लिए कुकिंग वो खुद करती हैं, अपने घर का किचन जो है वो खुद संभालती हैं। हस्बैंड को उनसे कोई डिश की डिमांड करे, उनको नहीं बनानी आती, वो यूट्यूब से रेसिपी देके मेहनत करके अपने हस्बैंड को खुश करने के लिए, उनकी मोहब्बत में ये सारे काम करते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल बात आपकी ठीक है, बहुत सारी खवातीन इसी तरह करती हैं, लेकिन जो खुद मुख्तार औरत है वो मशरकी रवायात से दूर होती जा रही है। जितनी भी खुद मुख्तार औरतें हैं उसमें ज़्यादा तादाद में होगी। क्या आप इसको जस्टिफाई कर रही हैं इस बात को मेरी को, कि औरतें जो हैं वो खुद मुख्तार होती हैं तो मशरकी रवायात से हट जाती हैं? यस, ऐसा है। आप देखेंगे पहले ये जो फूड पांडा था, जी जी, ये इतना नहीं चलता था, जी जी, बहुत कम जो है ना, लेकिन अब ये ट्रेंड है। मतलब आप ये देखते हैं कि जितनी भी आपकी फूड होम डिलीवरीज हैं वो डे बाय डे क्या हो रही हैं, वो बढ़ती जा रही हैं। और आप इसमें ये देखते हैं कि हमारे जो कल्चर एक डिफरेंस है ना, वो बहुत ज्यादा है कि हमने जो वो ट्रेडिशनल वैल्यूज थी वो हमारे घर में बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। हम जो हमारा फैमिली सिस्टम था वो बिल्कुल तबाह हो चुका है। क्यों? क्योंकि हम सोशल मीडिया पर कुछ और देखते हैं, वेस्टर्न कल्चर को हम फॉलो करना चाहते हैं। हमने आज तक कभी ये नहीं देखा, कभी बच्चे से ये नहीं पूछा कि उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ किधर है, लेकिन हम ये जरूर पूछते हैं कि आपके ग्रेड्स कैसे आ रहे हैं, आप किस तरह की मूवीज देख रहे हैं, आपको आज तक किस तरह के सॉन्ग्स पसंद हैं, आपको किस गाने पर डांस आता है। लेकिन वो जो एक ट्रेडिशनल चीज थी ना कि बच्चे दादी के पास आके बैठते थे तो दादी दो नसीहत करती थी, प्यार से बात करती थी, आजकल ये ट्रेंड नहीं है। जो हमारे यहाँ जो यंग मम्मीज हैं वो स्पेशली इस चीज को प्रेफर करती है कि नहीं, ये दादी के पास आके ना बैठे, दादी इसको पता नहीं पुराने ओल्ड स्कूल थॉट्स जो है ना वो सिखाती रहती हैं। आप इनसे, मैंने घरों में इस बात की वजह से लड़ाइयां देखी हैं कि दादा अबू के पास जाके नहीं बैठना, दादा अबू पता नहीं क्या क्या सिखाते रहते हैं। और बच्चे इवन लैंग्वेज जो है उसके हवाले से भी प्रॉब्लम है। बिल्कुल, लैंग्वेज तो एक आपका है ही है, लेकिन स्टिल वो जो एक आपका ग्रैंड चिल्ड्रन का, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ एक जो कनेक्शन होता था ना, बिल्कुल तबाह हो चुका है। तो जो यंग मम्मीज है वो तो ऑलरेडी हमारी सबसे पहले तो मुआशरे में जो पेरेंटिंग है ना वो बिल्कुल तबाह हो चुकी है। पेरेंटिंग पर तो हमारा फोकस है ही नहीं। हमारे बच्चों की तरबियत कर रहा है स्कूल, हमारे बच्चों की तरबियत कर रहा है सोशल मीडिया, हमारे बच्चों की तरबियत कर रही है आपकी मूवीज, हमारे बच्चों की तरबियत कर रहे उसके पीयर ग्रुप्स, हमारे बच्चों की तरबियत कर रहे हैं जितने भी हमारे सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज हैं, आपके यूट्यूबर्स हैं, ये हमारे बच्चों की तरबियत कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि हमारी आजकल की जो माएँ हैं वो बच्चों की तरबियत कर रही हैं तो नहीं, उन्होंने अपने हाथ उठा लिए हैं। मैं स्कूल में एक दफा, वो मेरा रिसर्च वक्त था, मैं गई तो मैंने उनसे कहा कि मेरी पेरेंट्स के साथ जो है मुझे अपने रिसर्च के लिए कुछ मतलब डेटा चाहिए, तो आप मुझे प्लीज कनेक्ट कर सकते कुछ पेरेंट्स से। उन्होंने कहा मैडम आप क्या बात करती हैं, यहाँ पर पीटीएम पर पेरेंट्स को 7-7 दफा 10-10 दफा रिमाइंडर देना पड़ता है कि आप स्कूल में आए। तो आप कह रही हैं कि वो आपको जो है वो आपकी बात सुनेंगी या किसी ट्रेनिंग के हवाले से बात करेंगी या डेटा लेंगी। ये हमारे पेरेंट्स का हाल है कि हमें लगता है कि बस बच्चा पैदा कर दिया, अब बच्चा जो है वो पैदा होते साथ ही हमने उसको फीड भी कराना, तो सामने टीवी लगा होगा, सामने कार्टून्स लगे होंगे। कोकोमेलन आप देखें, जी जी, व्यूवरशिप सबसे ज्यादा यूट्यूब पर किसकी है? बच्चों के चैनल्स की। बिल्कुल। अब बच्चे कौन से हैं? आप जितने भी 2-3 चैनल है गालबन, आप देखें किसी भी पूरे चैनल्स पर इतने मिलियंस बिलियंस में व्यूवरशिप है वो सारे बच्चों के चैनल्स के। अब वहां पर ये बच्चे कहाँ से देख रहे हैं? मम्मीज उनको दिखा रही हैं, फीड करा रहे हैं। मैंने खुद देखा है, जी जी। कल्चर इतना आम हो चुका है कि बच्चा खाना खाएगा, सामने जो है वो कोकोमेलन लगा होगा तब बच्चा देखेगा, सामने कोई कार्टून्स लगे हैं तब देखेगा, बच्चा गेमिंग्स खेल रहे तब वो खा रहे हैं। हर चीज आपकी जो है वो एक स्क्रीन के साथ कनेक्टेड हो चुकी है। तो वहां पर जो एक मदर का रोल है ना वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। हमें पता ही नहीं बच्चे क्या कर रहे हैं, उनकी क्या हैबिट्स है, उनकी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप हो रही है, वो कितने इमोशनल डिसफंक्शनल है। और जब बच्चे टीनेजर में आते हैं फिर उनके साथ जो उनके जितने भी मसाइल है वो आपको नजर आना शुरू होते हैं। फिर पेरेंट्स भाग के किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास, उनकी ये इश्यूज आ रहे हैं, वो इश्यूज आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहें कि मेरे घर में गाड़ी खड़ी हुई है और
आप मुझसे कहें कि जी मेरी गाड़ी आज खराब है, तो मैंने अपनी मदर को जो है वो हॉस्पिटल लेके जाना है, तो क्या मैं आपकी गाड़ी यूज कर सकती हूँ? तो वहां पर ये है कि आपने मुझसे गाड़ी मांगी लेकिन मेरा अपना ऑफिस का टाइम है। अब वहां पर कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है कि मैंने अपनी मदर को हॉस्पिटल लेके जाना था, आपको ऑफिस जाना है, लेकिन आप मुझसे गाड़ी मांग रहे हैं। अब गाड़ी एक है, तो वहां पर आप इनकार अगर करते हैं उस शख्स को, इसका मतलब है कि आपके रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट आएगा। तो वहां पर आपने असर्टिव वे यूज करना है। असर्टिव वे ये है कि मैंने इस टाइम पर मैंने ऑफिस जाना है, आपकी क्योंकि इमरजेंसी है तो मैं अपने ऑफिस के लिए जल्दी निकल जाती हूँ। रास्ते में मैं आप लोगों को ऑफिस में ड्रॉप कर दूंगी, उसके बाद मैं ऑफिस चली जाऊंगी, उसके बाद मैं वहां से किसी ड्राइवर को भिजवा कर दोबारा गाड़ी जो है वो हॉस्पिटल में आ जाएगी और उसके बाद आप आसानी से घर जा सकते हैं। ठीक है। मतलब आपने अपना ताल्लुक भी रखा, आपने नो नहीं बोला, लेकिन आपने अपना जो पर्पसफुल मीनिंग था उसको कन्वे कर। हाउ टू से नो में ना, जब भी आपने किसी को नो बोले ना, तो आपने ये जरूर देखना है कि टाइम और प्लेस और उस शख्स से आपका जो ताल्लुक है। तो असर्टिव वे भी आपने बहुत वाइजली यूज करना होता है और आपने ये भी देखना होता है कि क्या उस टाइम पर मेरा नो बोलना, उस जगह पर उस पर्सन के सामने नो बोलना, किस तरीके से मैं उसको नो बोल सकती हूँ और किस तरीके से मैं उसको कर सकती हूँ। और रिलेशनशिप में तो आपको बहुत ही वाइजली चलना होता है और वहां पर तो आपने अगले पर्सन की नेचर को अंडरस्टैंड करना होता है कि अगर मैंने इसको नो बोलना है तो मैं इसको कैसे बोल सकती हूँ। आपका शौहर है, आपकी बीवी है, तो आपने ऑलरेडी आपके अगर इतने साल आप एक दूसरे के साथ हैं तो आपको ये बेहतर तरीके से पता होगा कि मैंने अगर इस शख्स को किसी बात पर इनकार करना है तो व्हाट आर द वेज। तो बड़ी जेंटल टोन में आपने नो बोलना होता है। हमारे हाल में तो हम बड़े ऑर्डर, बड़े मैं नहीं करना, मैंने भी नहीं करना, हम जिद लगा लेते हैं। और जब मोहब्बत में इनकार किया जाता है तो उस वक्त लोग तो एक दूसरे के लिए तड़प रहे होते हैं। वो एक शेर है ना कि मोहब्बत की आखिरी हद है जलील होना, मोहब्बत की आखिरी हद है जलील होना। और मैंने वहां तक मोहब्बत निभाई है। मेरे क्लिनिक पर जब लड़कियां आती हैं, आप फूल जैसी बच्चियां, इतनी प्यारी खूबसूरत, और आप ये देखते हैं कि वो 21, 22, 23, 24, 25, 26 और ऐसा रोती हैं, ऐसा तड़पती हैं। उसका एक फोन, उसकी एक कॉल, उसकी एक झलक आपको माइल करने के लिए काफी होती है। मतलब मोहब्बत का आपका ये लेवल होता है। मुझे पर्सनली ये लगता है कि बदनसीबी उस वक्त अरूज पर होती है जब आपको किसी लाहासिल शख्स से जो है ना वो इश्क हो जाए, कि वो शख्स आपके सामने भी नहीं है, वो शख्स आपको दिख भी नहीं रहा, आप उससे रोज मिल भी नहीं रहे, आप उसको रोज देख भी नहीं रहे, आप उससे रोज बात भी नहीं कर रहे और देख सकते भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी रूह के अंदर इतनी तड़प है कि मुझे वो इंसान चाहिए। तो आप देखें कि वो मोहब्बत कैसी आपकी मोहब्बत होती है। तो मोहब्बतों में तो लोग बड़ा बड़ा कुछ बर्दाश्त करते हैं और मुझे लगता है कि मोहब्बत जो है वो फिर भी आपको किसी इंसान के साथ, किसी आदात के साथ, किसी के बॉडी के साथ, किसी भी चीज के साथ हो सकती है। ये जो इश्क है ना, लोग बियॉन्ड द लिमिट्स टाइम और स्पेस से भी आउट हो जाते हैं। ये आपको सारी जिंदगी के लिए आपकी अजियत होती है और आप सारी जिंदगी उस अजियत में रहते हैं और वो एक इज़्तिराब की कैफियत होती है। तो उसमें तो आपके लिए बहुत मुश्किल होता है कि आप चीजों को जो है वो बड़े अच्छे तरीके से। मैडम बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आपने वक्त दिया, बहुत काम की बातें बताई। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।